नमस्कार, मैं वेद शुक्ला। आज हमारे साथ में है डॉक्टर आर के शर्मा, जो कि हैं एमडी साइकेट्रिस्ट निमहांस से। तो जैसा कि अभी हम सब जानते हैं कि कोविड 19 पैंडेमिक जो है वो बहुत ज़्यादा फैल रहा है, प्लस अभी साथ में रिसेंटली डब्ल्यूएचओ ने जिस तरीके से बताया है कि इसके अंदर अभी और भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आने की, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने के चांसेस और भी हैं। इसके अंदर हम लोगों के अंदर मेंटल हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज़ हैं। तो उसी पे आगे डिस्कस करने के लिए हमारे साथ में आज डॉक्टर आर के शर्मा हमारे साथ में हैं। तो सर, जैसा कि मैंने बोला कि आप निमहांस बैंगलोर से हैं, तो पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि कैसे निमहांस मेंटल हेल्थ को सपोर्ट करता है, एंड कैसे वहाँ पे चीज़ों के अंदर हमारे पास में एक तरीके से ये बोले तो एक वो मेंटल हेल्थ का पाइनियर इंस्टीट्यूट माना जाता है। उसका क्या एक जो है पूरा आप वो बताइए। तो जैसा कि आपने बताया कि निम्हांस एक पायनियर इंस्टीट्यूट है इंडिया के अंदर, और इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस का दर्जा उसको मिला हुआ है। वहाँ पर जो सिस्टम है वो एक हॉलिस्टिक अप्रोच है पेशेंट्स के लिए, फैमिलीज़ के लिए और सोसाइटी के लिए। तो वहाँ पर मेंटल हेल्थ को लेके प्रिवेंटिव एस्पेक्ट कि कैसे बचाया जा सकता है चीज़ों को, कैसे पहले से सॉल्व किया जा सकता है, अवेयरनेस पे फोकस है। उसके अलावा कैसे हॉलिस्टिक अप्रोच पेशेंट्स के लिए, फैमिली के लिए कैसे उनको हेल्प किया जा सकता है। वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स डिवाइडेड हैं, जैसे कि एडल्ट साइकेट्री की 6 यूनिट्स हैं वहाँ पर। उसके अलावा चाइल्ड साइकेट्री का एक अपना सेटअप है। उसके अलावा वहाँ बिहेवियरल थेरेपी की एक यूनिट है। उसके अलावा वहाँ पर एडिक्शन साइकेट्री का एक चैप्टर है। तो वहाँ पर पेशेंट को हॉलिस्टिकली अप्रोच किया जाता है। वहाँ पर इंफॉर्मेशन पूरी डिटेल में दी जाती है, पूरा इवेलुएट दिया जाता है, टाइम दिया जाता है पेशेंट को। उसके बाद में समझा जाता है कि प्रॉब्लम सिर्फ पेशेंट लेवल पर है या फैमिली लेवल पर है। जहाँ पर अदर स्पेशलिटीज़ से कोलैबोरेशन की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे नियर बाई में सारे स्पेशलिटीज़ के हॉस्पिटल्स हैं। तो वहाँ पर हम लोग उनको टारगेट करते हैं और एक बेटर वे के अंदर जितनी भी फिजिकल इलनेस है या मेंटल इलनेस है, दोनों को अंडरस्टैंड किया जाता है और उनको ट्रीट किया जाता है। तो आई थिंक हॉलिस्टिक अप्रोच ही एक बेटर अप्रोच है। तो सर, इसके अंदर जैसा कि अभी आपने बोला कि यहाँ पे हमारे पास में मल्टीपल चैप्टर्स हैं। चाइल्ड साइकेट्री का एक अलग यूनिट है हमारे पास में, वहाँ पे हमारे पास में अडल्ट साइकेट्री का एक अलग यूनिट है। अब जैसे कि मेंटल हेल्थ वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे जो है वो 10 अक्टूबर को मनाया जाता है, तो उस हिसाब से मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अभी इस पर्टिकुलरली कोविड 19 पैंडेमिक सिचुएशन के अंदर मेंटल हेल्थ का क्या इंपॉर्टेंस है, एंड इसके अंदर किस तरीके से अलग अलग एज ग्रुप के लोग जो हैं वो इम्पैक्ट हो रहे हैं, मतलब उनको कितना ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। चाइल्ड साइकेट्री के ऊपर अगर अपन बात करें, तो एक बच्चा जो कि अभी उनका एक रेगुलर शेड्यूल होता है कि वो स्कूल जाते हैं और वहाँ पे पढ़ते हैं, अभी अब उनका पूरा का पूरा एक ऑरा चेंज हो गया, वो लोग घर से ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, कर रहे हैं। तो उसके अंदर किस तरीके से वो मेंटल हेल्थ को इम्पैक्ट कर सकता है बच्चों के। सिमिलरली जो वर्क फ्रॉम होम कल्चर अभी चल रहा है, उसके अंदर किस तरीके से इम्पैक्ट किया जा सकता है। तो इसके ऊपर आप थोड़ा सा मतलब अगर बताएंगे तो ज़्यादा अच्छे से पता पड़ेगा। देखिए, अभी डब्ल्यूएचओ का जो थीम है वो भी है कि इन्वेस्टमेंट मेंटल हेल्थ में भी करना है, जो कि बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अभी जो रिसेंट हमारे पास डेटा हैं, जो अभी शोध जो बताते हैं, उसके अकॉर्डिंग मेंटल हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं कोविड 19 में। और जो भी इसका इम्पैक्ट हुआ है लॉकडाउन और उसके बाद के इफ़ेक्ट्स, इकोनॉमिक और सोशल इम्पैक्ट्स जो हुए हैं उसके अकॉर्डिंग। सो अभी ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जितना इम्पैक्ट अभी हुआ है उससे और ज़्यादा इम्पैक्ट होना बाकी है। तो जो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है वो 1992 से मनाया जा रहा है, और इसका जो बेसिक थीम है वो यही है कि अवेयरनेस इस पे की जाए मेंटल हेल्थ पे, क्योंकि लोग एग्जैक्टली मेंटल हेल्थ को समझ नहीं पाते कि मेंटल हेल्थ क्या है। और अगर आप देखें तो हेल्थ की डेफिनेशन भी यही है कि फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, यानी कि तीनों चीज़ों का जुड़ा होना ज़रूरी है। तो मेंटल जो वर्ड है, मेंटल हेल्थ वर्ड है, वो उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि फिजिकल हेल्थ है। तो ये डब्ल्यूएचओ का जो ये टारगेट है वो यही है कि अवेयरनेस इस पे फैले, लोगों में इसकी जागरूकता बढ़े। और उसके साथ साथ जो इसकी स्टिग्मा जो है लोगों में कि मेंटल हेल्थ को लेके, जो कि मेंटल इलनेसेस को लेके, जो कि साइकेट्रिस्ट पे जाने से वो डरते हैं, उसको दरकिनार करें और हेल्प सीख करें। क्योंकि टाइमली इंटरवेंशन होगा तो बेटर आउटकम होगा। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि अभी का क्या इम्पैक्ट हो रहा है कोविड 19 का, तो ऑलमोस्ट ये जो रिसर्च डाटाज बता रहे हैं, ये कह रहे हैं कि 70 to 80% पब्लिक अफेक्ट हुई है इसमें, कहीं ना कहीं छोटे मोटे चीज़ों को लेके। जैसे अगर आप मुझे पूछे तो डेफिनेटली छोटा मोटा फियर और छोटी मोटी चीज़ें मैं खुद भी अफेक्टेड हूँ। पर वो चीज़ें हमें समझनी है और उसको हेल्प करनी है। तो कुछ फैक्ट्स हैं कोविड 19 के, वो रहेंगे। जैसे कि ये है चीज़ें, हमें सोशल डिस्टेंसिंग, हमें जो मास्क का यूज़ और हमें जो बाकी चीज़ें हैं वो फॉलो करनी है। पर उसके साथ साथ जो बाकी फैक्टर्स जो हो रहे हैं उसकी वजह से जो इकोनॉमिक शटडाउन हुआ है या फिर आगे के बारे में जो अनसर्टेनिटीज़ बढ़ गई हैं, उसको हमें समझना है और हमें अपने इश्यूज़ को सॉल्व करना है।
जैसे कि फिजिकल इश्यूज़ या फिर जो इकोनॉमिक इश्यूज़ है तो टाइम के साथ धीरे धीरे सॉल्व होंगे, पर जो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ है उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स, जैसे चिंता बढ़ गई है, डर बढ़ गया है, लोगों में नींद नहीं आ रही है, तो ये फैक्टर्स हम अगर डील नहीं करेंगे तो ये धीरे धीरे और प्रॉब्लम्स बढ़ाएगा। जहाँ तक बच्चों की हम बात करें, स्कूल्स अभी भी बहुत सारे स्कूल्स बंद हैं, जो ओपन हुए फेज़ वाइज वे में ओपन हुए हैं, और जो छोटे बच्चे हैं वो आज भी घर में हैं। तो एकदम से न्यूक्लियर फैमिलीज़ के जैसे सिस्टम बन गया है, बच्चे घर में ही रह रहे हैं, उनके साथ दूसरे बच्चे खेलने के लिए नहीं है, तो बच्चों के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स अभी उभर कर आ रही हैं। बच्चों में, छोटे बच्चों में से चिड़चिड़ापन बढ़ गया है, जैसे उनका ज़्यादा क्लिंगीनेस, पेरेंट्स को चिपकना, या फिर थोड़ा सा भी दूरी उनसे बर्दाश्त नहीं होना, थोड़ा डर भय, ये सब चीज़ें बढ़ गई हैं उसके अंदर। बड़े बच्चों के अंदर स्टडीज़ को लेकर अनसर्टेनिटीज़, आगे फ्यूचर को लेकर अनसर्टेनिटीज़, बाकी फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं कर पा रहे हैं, बाकी उनके जो जो हॉबीज़ हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम्स बढ़ गई है उनके अंदर भी, कहीं ना कहीं फियर बढ़ गया है, और कुछ अदर चीज़ें जैसे कि अवसाद काफ़ी हद तक देखा जा रहा है लोगों में, बच्चों में भी देखा जा रहा है। उसके अलावा ओसीडी की सिम्टम्स बढ़ गए हैं, एंग्जाइटी के सिम्टम्स बढ़ गए हैं, तो चीज़ें काफ़ी बढ़ गई हैं। बात ये है, सिर्फ हमें समझने की ज़रूरत है। अगर हम आज नहीं समझेंगे, अगर हम आज उन चीज़ों को सॉल्व नहीं करेंगे, तो वो चीज़ें आगे और बढ़ेंगी और प्रॉब्लम, क्योंकि जो इम्पैक्ट जो हुआ है अभी मेंटल हेल्थ पे बच्चों पर, वो ऐसा नहीं है कि सडनली जैसे ही कोविड-19 ख़त्म हो गया या चीज़ें एकदम सॉल्व हो गई तो एकदम सडनली सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि अगर उसको टाइमली इंटरवेन नहीं किया तो लॉन्ग टर्म उसका इफेक्ट रहेगा। तो मेन फैक्टर ये है कि हम लोग जो नहीं समझ पा रहे हैं वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि कैसे उसको हैंडल करना है। तो शायद यहाँ पर एक प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है, यहाँ पर एक लोगों को सामने आने की ज़रूरत है। और मेंटल हेल्थ के जो इश्यूज़ हैं वो एक अकेले आदमी का प्रयास नहीं है, या सिर्फ आप कहें कि एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल का प्रयास है, नहीं, ये पूरा सोसाइटी का, पूरे सभी लोगों का और फैमिली का और सभी का इसमें रोल उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल का, एक साइकेट्रिस्ट का इसके अंदर रोल है। और ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि जैसे हम डॉक्टर्स लोग हैं, हम लोग भी ये चीज़ें समझ रहे हैं आज के टाइम में कि ये एक अप्रोच है, हॉलिस्टिक अप्रोच है। ऐसा नहीं है कि मैं ही सब कुछ अकेला सब कुछ कर पाऊँगा, या फिर कोई मेरे फिजिशियन है वो अकेले सब कुछ हैंडल कर पाएंगे। तो हम लोग एक कोऑर्डिनेटेड वे में काम कर रहे हैं अभी हर जगह पर। तो बट सोसाइटी ना समझने की वजह से बहुत बार ये होता है कि हम तक पहुँच नहीं पाती है, और वो चीज़ें चलती रहती हैं, घिसटती रहती हैं, और घिसटती रहने की वजह से प्रॉब्लम्स और बढ़ जाती हैं। रिलेशनशिप अफेक्ट हुए हैं, बहुत सारे रिलेशनशिप, जैसे कि आपस में लोगों के प्रॉब्लम्स जो हैं, फैमिली के कपल्स के इश्यूज़, आपस में डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ गया है, और कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट ये भी हुआ है कि लोगों में धीरे धीरे एडिक्शन भी बढ़ रहा है। तो ये कई फैक्टर्स हैं जो कि कई हम लोगों को समझने की ज़रूरत है और हमें उसको सॉल्व करने की ज़रूरत है। सर, इसके अंदर अब अपन अगर जैसे आपने बात करी, आपने बहुत सारे डिफरेंट वर्टिकल्स को यहाँ पे एड्रेस किया। आपने बोला है कि रिलेशनशिप्स अफेक्ट हुए हैं, आपने बोला है डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ा है, फिर आपने बोला है कि बच्चों के अंदर चिड़चिड़ापन बढ़ा है, अडल्ट्स के अंदर भी कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स आई हैं। तो अभी अब जैसे ये भी है कि फेज़ वाइज स्कूल्स को ओपन करना है, बट कितने ही पेरेंट्स ऐसे हैं जो कि, मतलब मैं मेरे नोन्स में भी जानता हूँ, जो कि अभी अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार नहीं है। वो उस पर्टिकुलर डर के अंदर है कि क्या स्कूल भेजना इतना हाइजीनिक है, क्या लोगों के साथ में इतना घुलना मिलना इतना हाइजीनिक है अभी या नहीं है। तो स्कूल्स को इस पर्टिकुलर चीज़ को ओवरकम करने के लिए क्या करना चाहिए? मतलब जैसे आपने बोला कि इसके अंदर एक प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत भी है, तो हाउ साइकियाट्रिस्ट कैन हेल्प स्कूल्स ऑल्सो, कि हाँ, किस तरीके से हम बच्चों को और पेरेंट्स को एक अश्योरेंस भी दे सकते हैं, एंड प्लस साथ में हम ये इम्पोर्टेंस भी बता सकते हैं कि क्यों अभी अब स्कूल्स आना भी ज़रूरी है, एंड प्लस कैसे स्कूल्स उन चीज़ों को कॉम्बैट करेंगे, किस तरीके से वो इन पर्टिकुलर सिनेरियोज के अंदर ओवरकम कर सकते हैं। देखिए, बच्चों का जहाँ तक मानसिक स्वास्थ्य की बात है, वो एक सिर्फ एक स्कूल का या सिर्फ पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या नहीं है, पर वो एक हॉलिस्टिक अप्रोच है। तो पेरेंटिंग जो पार्ट है उसमें स्कूल्स का भी उतना इम्पोर्टेंस है, उतनी ही ज़रूरत है जितनी कि पेरेंट्स की है। तो हमको मिलकर इसको सॉल्व करना है। तो पेरेंट्स को भी ये समझना है और स्कूल में टीचर्स को भी ये समझना है। स्कूल मेंटल हेल्थ एक जो पहल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी भी पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। तो मनोचिकित्सक की और जो सलाहकार हैं, जो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि आज के टाइम अगर आप पूछें तो हर कॉलेज में, हर स्कूल में एक मनोचिकित्सक की वाकई में ज़रूरत है। तो उनका रेगुलर उनका इवेलुएशन होना चाहिए।
अभी के इसमें हम बात करें कोविड-19 के अंदर, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें बची हुई हैं, अभी भी कहीं न कहीं लॉकडाउन स्कूल्स में चालू है। तो पहली चीज़, इन्फॉर्मेशन जो हम दे रहे हैं बच्चों को, इन्फॉर्मेशन जो हम पेरेंट्स को दे रहे हैं, या इन्फॉर्मेशन टीचर्स के पास भी क्लियर होनी चाहिए कि इन्फॉर्मेशन पूरी की पूरी जितनी भी है वो बहुत ही सिस्टमेटिक वे में होनी चाहिए। कोविड-19 को लेके जो फ़ियर है बच्चों में, या फिर जो उनके अपनी वरीज़ हैं, जो उनकी अपनी चिंताएँ हैं अपने स्वास्थ्य को लेके, अपने अपने परिवार को लेके, अपने आगे भविष्य को लेके, वो उनको बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सलीके से उनको समझाई जानी चाहिए। और उनके साथ हमेशा खड़े रहने की ज़रूरत है कि अगर हम खुद ही डरेंगे, हम खुद अपनी मेंटल हेल्थ को नहीं हैंडल कर पाएंगे, चाहे वो हम टीचर्स हैं, चाहे हम पेरेंट्स हैं, अगर हम खुद अपने आप को नहीं हैंडल कर पाएंगे, कैसे पॉसिबल होगा कि हम बच्चे को उसमें हेल्प कर पाएंगे। तो अगर हम खुद डरे हुए हैं तो उसका डर स्वाभाविक है, बच्चे पर भी कहीं ना कहीं स्पिल होगा, बच्चे पर भी कहीं ना कहीं वो बिखरेगा। तो हमें ये चीज़ को समझना है, बच्चों की दिनचर्या बनानी है। सबसे इम्पोर्टेंट जो है, जो अभी एक इस पैंडमिक में जो सोशल मीडिया के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन सडनली स्प्रेड हो गई है, उसको हमें कर्व करने की, उसको हमें कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की ज़रूरत है। क्योंकि ये इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो कि अननेसेसरली और वरी बढ़ा रही है। तो बच्चों का जो टाइम है, जो इन्फॉर्मेशन वो गैदर कर रहे हैं अननेसेसरी जगह से, वो हमें उनको कंट्रोल करना सिखाना है। उनका जो सोशल मीडिया है वो एक टाइम लिमिट करना है। क्योंकि अभी देखने में आ रहा है कि जब लॉकडाउन में हैं बच्चे, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो, क्योंकि बाहर की एक्टिविटीज़ बंद हो गई, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो सोशल मीडिया का यूज़ करने लग गए। बेटर है कि उसके बजाय कि इंडोर गेम्स वो यूज़ करें, और उसमें पेरेंट्स को भी और टीचर्स को भी, इनफैक्ट अगर वो ऑनलाइन भी क्लासेस ले रहे हैं तो उनको इस टाइप से इन्वॉल्व करें कि वो मेंटल एक्टिविटी उनकी इन्वॉल्व हो, उनको बहुत सारी पजल्स के रूप में, क्विजेज़ के रूप में, इस तरीके से उनको टारगेट्स दिए जाएं। सिर्फ हमें इंफॉर्मेशन उनके ऊपर थोपनी नहीं है, पर हमें उनको भी इन्वॉल्व करना है। तो एक टू वे कम्युनिकेशन जो पैटर्न है वो डेवलप करना है। उसके अलावा जो घर में बच्चे रह रहे हैं, उनको पेरेंट्स को इतना समय उनको देना है कि वो एक दिनचर्या उनकी बनाएं, और उनके साथ डेली उनके दिनचर्या के अंदर इन्वॉल्व हों, उनके साथ खेलें, उनके साथ ऑर्गेनाइज करें चीज़ों को। तो अगर इतना भी हम करते हैं तो चीज़ें काफ़ी हद तक बेटर हो सकती है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आपको लग रहा है कि बच्चे सफ़र कर रहे हैं और नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं, या आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, या पेरेंट्स कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, बेस्ट है कि प्रोफेशनल हेल्प लें और साइकेट्रिस्ट को कांटेक्ट करें। स्टिग्मा की वजह से परेशानी बच्चों को ही होनी है, आगे पेरेंट्स को ही होनी है। जितनी जल्दी उसको कंट्रोल करेंगे उतना बेटर रहेगा। इसी चीज़ के ऊपर मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि जैसे बाहर के बहुत सारे ऐसे देश हैं, बहुत सारे ऐसी जगहें हैं जहाँ पे बच्चों की मेंटल हेल्थ के ऊपर प्रेफरेंस देते हैं, ध्यान देने के लिए स्पेसिफिकली साइकेट्रिस्ट हायर्ड भी होते हैं स्कूल्स एंड कॉलेजेस के अंदर। तो अपन इसी को आगे बढ़ाते हुए सर, अब मैं मूव करूँगा एडोलेसेंट एजेस के ऊपर। मेरे को जहाँ तक लगता है, जो कि जैसे मान लीजिए जो या तो 12th के बाद के जो बच्चे हैं जो कॉलेजेस के अंदर हैं, या फिर जो स्पेसिफिकली अभी अपने जॉब्स में जो हैं, जो वर्क फ्रॉम होम में हैं, वो भी अपने कहीं ना कहीं किसी एक तरीके के फ्रस्ट्रेशन में है, क्योंकि उनका वर्किंग आवर्स बढ़ गया है अभी। क्योंकि लोग बाग जैसे घर पे हैं तो कभी भी बॉस का कॉल आ गया या कुछ भी आ गया, तो उसकी वजह से जो एक मेंटल ट्रॉमा, या अपन बोल सकते हैं कि एक तरीके से मेंटली वो लोग इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं कि दे आर मूविंग टूवर्ड्स एडिक्शन दीज डेज। और यही 2008 में जब अमेरिका के अंदर एक आर्थिक मंदी आई थी, तब की भी एक स्टडी बताती है कि इसके अंदर बहुत सारे सुसाइड केसेस बढ़े थे, बहुत सारे अपने जो हैं कि लोगों ने एडिक्शन की तरफ मूव किया था, बहुत जने बेरोजगार हुए थे उस वजह से, क्योंकि वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। तो अभी अब इस पूरी चीज़ को हमारी जो पर्टिकुलर एज है, अगर मैं बात करूं, उसको कैसे कॉम्बैट करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग एडिक्शन की तरफ मूव ना कर जाएं, या फिर कहीं ना कहीं हम लोग उस तरीके के फ्रस्ट्रेशन में ना आ जाएं जहाँ पे कि सुसाइड के केसेस बढ़ जाएं, या फिर कहीं हम हमारे एम्प्लॉयमेंट को खो बैठें। तो उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं? ये आप सही कह रहे हैं, ये हमने देखा भी, यहाँ पर भी देखा है। इनफैक्ट हम लोगों ने कुछ रिसर्च भी हुई है, और बहुत सारी न्यूज़ में भी आए हैं कि बहुत से लोगों ने सुसाइड किया है कोविड-19 के फियर से, और एडिक्शन के जो पेशेंट्स हैं। तो हमें सबसे पहले ये समझना है कि नशा महज एक आदत नहीं है, ये एक बीमारी है। अगर रेगुलर तौर पे अगर आदमी उसको ले रहा है, उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, और उसकी वजह से बाकी चीज़ें उससे छीन रही हैं, वो उन पे उसका बस नहीं है, वो फैमिली पे ध्यान नहीं दे पा रहा है, उसकी वजह से उसको नींद नहीं आती है नहीं लेने की वजह से, तो वो एक बीमारी है और उसके इलाज की ज़रूरत है। उसके इलाज में डेफिनेटली यहाँ पर साइकेट्रिस्ट की बहुत ज़्यादा नीड है, इंपॉर्टेंस है। उसके अलावा फैमिली को भी सपोर्ट करना है, क्योंकि बहुत बार ये देखा गया है कि उसमें फैमिली जस्ट ब्लेम कर देती है, कि उन पे जिम्मेदारी थोप देती है, तुम नशेड़ी हो, तुम नशा करते हो। ऐसा नहीं है, वो भी चाहते हैं, अपनी परेशानियाँ वो भी समझ रहे हैं। तो किसी वजह से जो नशे की आदत हुई और बाद में वो बीमारी का रूप बन गई,
तो उसको समझना है। और अब जो वो बीमारी बन गई है तो छोड़ने पे जो उनको तकलीफ होती है उसको कंटिन्यू करने के लिए वो नशा करते रहते हैं। तो फैमिली अगर समझेगी, मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स बता रहा हूँ, बहुत से पेशेंट्स हमने ऐसे देखे हैं जो फैमिली जिस दिन समझ गई उस दिन हम डेफिनेटली वो नशे से बाहर आ जाते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आपने जो एडोलसेंट ग्रुप की बात की, एडोलसेंट ग्रुप में डेफिनेटली जो कॉलेजेस में और जो आप वर्क फ्रॉम होम जो पब्लिक की आप बात कर रहे हैं या फिर जो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा रीज़न है और वो एक बहुत बड़ा कारण है जो कि ये जो मेंटल ट्रॉमा है, ये जो सफ़र कर रहे हैं बच्चे स्कूल कॉलेज वाले या फिर जो अपना जो काम कर रहे हैं जो घर से, और वो लोग कहीं ना कहीं उसको डील करने के लिए अपने आप से नशा कर रहे हैं, अपने आप से वो उसको सॉल्व कर रहे हैं, पर वो हेल्प नहीं सीख कर रहे हैं। तो ये एक सेल्फ मेडिकेशन हम कहते हैं, अपनी दवाई खुद अपना इलाज वो कर रहे हैं, मतलब सिर्फ नशे को अपना महज अपनी एक दवाई बना लिया उन्होंने, और इस तरीके से वो धीरे धीरे नशे की बीमारी की तरफ जाते रहते हैं। एडोलसेंट जो ग्रुप है, जो कि स्पेसिफिकली कॉलेज का ग्रुप है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहीं से बीमारी चालू होती है। अगर हमने यहीं पे इसको रोक लिया, इसी को समझ लिया, तो हम काफ़ी हद तक कंट्रोल कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो माइंड होता है उतना मेच्योर नहीं होता है। आगे जाके माइंड थोड़ा मेच्योर हो जाता है, हम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, हम अपने आप को सीख सकते हैं। यहाँ पे अगर हम जितना समझेंगे, जितना कॉलेजेस समझेगी, जितना पेरेंट्स समझेंगे, जितना उनके कलीग समझेंगे, सोसाइटी समझेगी, उतना हम इसको सपोर्ट कर पाएंगे। इसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट यही है कि हमें सपोर्ट करना है। अगर पेशेंट नहीं समझ पा रहा है तो फैमिली को समझना है, उससे भाग के या उससे लड़ के फ़ायदा नहीं होगा, उसको इलाज करवाना है और उसको हमें हेल्प करना है। अभी सर जैसे आप अपना जो नेक्स्ट इसके अंदर एक वर्ड निकल के आया कि फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है या फिर रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग रखना बहुत ज़रूरी है, तो अपने आप हम इन चीज़ों से ओवरकम कर सकते हैं। एंड रिलेशनशिप नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ कि सिर्फ हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप हो सकता है कि बाप और बेटे का रिलेशनशिप भी हो सकता है, क्योंकि आज की डेट में जो एक तीसरा जनरेशन जो हमारे घर में अवेलेबल है वो हमारे दादा दादी नाना नानी ये लोग हैं, जो कि अभी ओल्ड एज के अंदर ऑलरेडी उनको थोड़ा सा चिड़चिड़ापन रहता है। एंड उसके बाद में क्योंकि सब जने घर में हैं, सब जने मतलब कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेटेड हैं अपनी किसी ना किसी चीज़ की वजह से, तो वो आपस में उन रिश्तों को भी ख़राब कर रहा है, कहीं ना कहीं वो चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है घर में। तो कैसे जो हमारे घर के बुजुर्ग हैं वो अपने आप को इस पूरी चीज़ के अंदर एक तरीके से मैं कंट्रोल वर्ड तो गलत हो जाएगा उन लोगों के लिए, पर कैसे वो अपने आप को थोड़ा सा मतलब शांत कर सकते हैं, और किस तरीके से वो भी अपने फैमिली के अंदर सपोर्ट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कि हर जना जो है वो एक तरीके से शांत वातावरण में रह सके, और प्लस उनको वो मेंटली उतना फ्रस्ट्रेशन और वो इश्यूज़ नहीं आए। देखिए, आप सही कह रहे हैं, रिलेशनशिप बहुत हैम्पर हुई है, डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ा है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो कि हस्बैंड वाइफ में भी और बच्चों के साथ भी, और उसी का कहीं स्पिल ओवर बच्चों पे भी हुआ है, बच्चों की मानसिक समस्याएं बढ़ गई रिलेशनशिप की वजह से, और एडिक्शन भी कहीं ना कहीं बढ़ गया है, वो भी कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रहा है, सब आपस में जुड़े हुए हैं। और एक आप जैसे कह रहे हैं कि एक बच्चे का, उसके पिता का या फैमिली का, उन सब के भी आपस में रिलेशन ख़राब हुए हैं, भाई भाई के रिलेशन ख़राब हुए हैं। ऐसा नहीं है कि सभी जगह ऐसा हुआ है, बहुत सी जगह रिलेशन बेटर भी हुए हैं, क्योंकि ये एक ऐसा अनवांटेड समय था, ऐसा एक समय था जो किसी ने सोचा नहीं था, और उसके अंदर सडनली आने की वजह से लोग समझ नहीं पा रहे थे क्या करना है। पर जिन लोगों ने इसको पॉजिटिवली लिया, जिन लोगों की पर्सनैलिटी थोड़ी पॉजिटिव वे में थी, वो लोग घर में और रिलेशनशिप बेटर कर पाए। लॉकडाउन का उनको बेनिफिट हुआ, जो काफ़ी समय से टाइम नहीं दे पा रहे थे फैमिली को, वो टाइम दे पाए। वहीं पे जिनके अंदर पहले से इश्यूज चल रहे थे, तो इसीलिए हम कहते हैं कि बेसिकली ऐसा नहीं है कि कोविड-19 ने ही मेंटल हेल्थ को बिगाड़ा है। मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स पहले से थीं, पर वो कहीं ना कहीं छुपी हुई थी, क्योंकि हम सामने आके बात नहीं कर रहे थे। अब जब वो सामने सडनली निकल के आ गई ऐसे एक सिनेरियो के अंदर, तो वो प्रॉब्लम दिखने लग गई। तो रिलेशनशिप को भी और अपने आप को भी हम मेंटेन अगर कर पाएंगे, हम उससे बाहर निकल पाएंगे स्टिग्मा से, हम समझ पाएंगे कि कहाँ हमें हेल्प की ज़रूरत है, कहाँ हम अपने आप से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, वहाँ पर हमें सॉल्यूशन मिलना चालू हो जाएगा। तो डेफिनेटली वही बात है कि डायबिटीज़ के लिए जैसे हम एक फिजिशियन के पास जाते हैं, अगर मानसिक प्रॉब्लम्स हो रही हैं, समस्याएं हो रही हैं, नींद नहीं आ रही है, तो महज उसको दरकिनार करने से काम नहीं चलेगा। बेटर है कि अर्ली इंटरवेंशन बेटर आउटकम, जितनी जल्दी इलाज होगा उतना फ़ायदा होगा, ये अपने को ध्यान रखना है। तो सर अगर मैं इस पूरे चीज़ को कंक्लूड करने की कोशिश करूं या समराइज़ करने की कोशिश करूं, तो एक तरीके से बोल सकते हैं कि हम लोगों को स्कूल एंड इंडस्ट्रियल मेंटल हेल्थ अगर हम लोग सुधार लें तो एक बहुत मेजर सेक्टर जो है वो इम्प्रूव हो जाएगा। एंड उसके बाद में फिर अगर हम हमारे रिलेशनशिप्स के ऊपर फोकस कर लें तो
ओवरऑल हम लोग काफ़ी सारे मेंटल इश्यूज़ को ओवरकम कर सकते हैं। तो इस पूरी जो हमारी एक टॉक थी आज की, इसके ऊपर मैं आपकी तरफ से एक फाइनल कंक्लूजन लाइंस चाहूँगा कि मतलब क्या आप मैसेज देना चाहते हैं सोसाइटी को, एंड किस तरीके से आप इसको आगे देखते हैं? देखिए, कोविड-19 है, फैक्ट है, ये हमें समझना पड़ेगा, सच्चाई है, और कैसे उसको हमें झेलना है, कैसे हमें उसके साथ जीना है, ये भी हमें सीखना पड़ेगा। उसके साथ में ये सब हम लोग आजकल बहुत अच्छे से जानते हैं, पर मेंटल हेल्थ की जहाँ तक बात आती है, उसकी वजह से जो मेंटल हेल्थ अफेक्ट हो रही है, जो हम मानसिक तनाव झेल रहे हैं, उसके लिए हमें उसको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उसको हमें कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अगर हम खुद से कर पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें उसके लिए प्रोफेशनल हेल्प लेनी है, हमें साइकियाट्रिस्ट से मिलना है, और साथ-साथ में ये एक अकेले आदमी का काम नहीं है, सोसाइटी का, पूरी सोसाइटी का काम है, पूरी फैमिली का काम है। उसको हमें स्टिग्मा नहीं देना है, उसको हमें दरकिनार नहीं करना है, उसको हमें सपोर्ट करना है, उसे हमें हेल्प करना है। तो आओ मिलकर हम साथ चलें, यही हमारा थीम है, यही WHO का थीम है, यही हम लोग कह रहे हैं कि सब मिलकर हम सहयोग करें एक दूसरे को, तभी हम एक ह्यूमन बीइंग के जैसे हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, थैंक यू, आप लोग हमारे साथ कनेक्टेड रहे। ये थे हमारे साथ में डॉक्टर RK शर्मा, जो कि मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट हैं। एंड आई होप कि आप लोगों को मेंटल हेल्थ की एक इम्पॉर्टेंस का काफ़ी सारा नॉलेज मिला होगा, एंड बाकी भी आप लोग कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और आई होप आप सब सेफ रहें एंड खुश रहें। थैंक यू। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।